राधे राधे आप सभी को। हम लोग देख रहे थे यूपी पीजीटी 2002 का पेपर। तो उसमें हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि 40 नंबर तक हम लोग का प्रश्न हो गया था और 41 नंबर से आज हम लोग को देखना है। तो इससे पहले का जो हुआ है टीजीटी का भी हम लोग हल कर लिए हैं। यूपी टीजीटी 2000 से लेकर 2021 तक वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद की बुक है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी। उसमें संज्ञा चल रहा है तो वो भी क्रम से मिल जाएगी, ठीक। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको देखा जाए 41 नंबर से। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो ये भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है यही इनकी रचना है, ठीक। और इस पे इनको मिला है सोवियत लैंड पुरस्कार। इस पे इनको कौन पुरस्कार मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। ये अंग्रेजी से पकड़ना है, ठीक। अंग्रेजी जिसमें आएगा ध्यान देना कि अंग्रेजी आता है जिसमें उस पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। और इनकी एक और रचना है कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी। तो उस पर व्यास मिला है। सबसे पहला व्यास इन्हीं को मिला, रामविलास शर्मा को ही। तो 1991 में मिला। तो उसमें ध्यान देना है ना कि प्राचीन भारत है ना, प्राचीन भारत, तो उससे याद कर लिया जाएगा कि व्यास उसमें मिला है, ठीक। और निराला की साहित्य साधना है तो उसमें साहित्य आ ही रहा है तो उस पर साहित्य अकादमी इनको मिला है, रामविलास शर्मा को। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये, और ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और निराला आत्महंता आस्था जो है ये दूधनाथ सिंह की रचना है, ठीक। अब आगे देखा जाए एक्सप्लेनेशन इसका। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं प्रगति और परंपरा। तो इनकी रचनाओं में ज़्यादातर में और करके आता है, ठीक। तो प्रगति और परंपरा है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं है, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। तो ये रामविलास शर्मा जो है प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं। ये भी प्रश्न बना हुआ है कि प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद। नई कविता और अस्तित्ववाद, ज़्यादातर और आ रहा है ना बीच में। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी है, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि। हिंदी साहित्य की भूमिका एवं मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी मिला है, ठीक। ये भी ध्यान देना है। अब देखिए दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा हैं कि शिवदान, यहाँ पे शिवदान रहना चाहिए, शिवदान सिंह चौहान हैं कि नामवर सिंह हैं कि देवी शंकर अवस्थी हैं। तो नामवर सिंह हैं दूसरी परंपरा की खोज के लेखक। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ये मार्क्सवाद के समर्थक होते हुए भी रामविलास शर्मा की तरह मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं तो इनकी भी रचनाएं जो है बहुत पूछी जाती हैं, ठीक, नामवर सिंह की। तो कौन कौन रचना इनकी? कहानी और नई कहानी, छायावाद नाम से लिखे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छायावाद नाम से लिखे हैं नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ठीक है। और इनकी एक रचना है इनकी रचना है कविता के नए प्रतिमान, ठीक। उस पर साहित्य अकादमी मिला है इनको। और नई कविता के प्रतिमान जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है। दोनों में डिफरेंट ध्यान देना है, डिफरेंस क्या है। तो कविता के नए प्रतिमान रहेगा तो उस पर साहित्य अकादमी मिला है नामवर सिंह को। और नई कविता के प्रतिमान वो लक्ष्मीकांत वर्मा की है, उस पर नहीं कुछ मिला है पुरस्कार, ठीक। अब देखिए इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? 43वां प्रश्न क्या है? ललित निबंधकार नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये ललित निबंधकार नहीं है। ये तीनों लोग हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। ये शुक्ल जी नहीं हैं। तो देखा जाए शुक्ल जी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं हैं। उन्होंने विचार प्रधान निबंधों की रचना की है। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 एवं 2 है। तो ये दिया है भाग 1 एवं 2 ना, 4 भाग में है चिंतामणि, ठीक। भाग 4 तक है। चिंतामणि से पहले विचार वीथी नाम से उनके निबंधों का संकलन 1930 में प्रकाशित हुआ। तो इसका पहले नाम विचार वीथी था, चिंतामणि बाद में नाम पड़ा। इसके अतिरिक्त चिंतामणि भाग 3 भी नामवर सिंह द्वारा संपादित है। तो चिंतामणि भाग 3 जो है इसका संपादन कौन किया? नामवर सिंह किए। और चौथा जो है चिंतामणि भाग 4, उसका संपादन कौन किया? ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी, ठीक। उसको भी ध्यान देना है। उनके प्रमुख निबंध हैं, इनके निबंध जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। भाव या मनोविकार,
उत्साह नाम से लिखे हैं श्रद्धा, भक्ति, कला, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, ये भी उनकी प्रसिद्ध है रचना। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये भी रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से लिखे हैं, ठीक, निबंध। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि। जबकि अजय प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। तो अजय प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये भी बहुत निबंध लिखे हैं, इनके भी बहुत प्रसिद्ध निबंध रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आलोक पर्व हो गया, उस पर साहित्य मिला है, साहित्य अकादमी। कल्पलता है और अशोक के फूल एक है, ठीक। और ये कुबेरनाथ राय जो हैं ये भी बहुत निबंध लिखे हैं। प्रिया नीलकंठी, रसा खेटक, गंधमादन, विषाद योग और निषाद बांसुरी। महाकवि की तर्जनी जो है एक इनका निबंध है, वो शायद नेट में लगा भी है। और विद्यानिवास मिश्र हैं, इनके निबंध कौन कौन से हैं, ये भी निबंध लिखे हैं। चितवन की छाँ है, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नेट में लगा है, ठीक। तो ये सब इनके निबंध हैं, ये सब ललित निबंधकार हैं तीनों। अब देखिए आगे, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यानिवास मिश्र की रचना है बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। और इसी तरह से कुछ रचना है बसंत आ गया करके अजय प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, लेकिन बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं कि विद्यानिवास मिश्र की रचना है, ठीक। देखा जाए, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध के क्षेत्र में वे अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुवर्ती एवं प्रमुख ललित निबंधकार हैं। तो देखिए क्या निबंध कौन कौन से हैं। चितवन की छाँ है, मैंने सिल पहुँचाई, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। और तुलसीदास चंदन घिसें हरिशंकर परसाई की रचना है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि। अब ये सब तो इनके निबंध हो गए। आलोचनात्मक निबंध कौन कौन से हैं, तो साहित्य की चेतना तथा रीति विज्ञान की शब्द संपदा, हिंदू धर्म और संस्कृति इत्यादि। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, कुबेरनाथ नहीं, विद्यानिवास मिश्र की, सॉरी। अब देखिए 45वां प्रश्न, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो संस्थापक पूछ रहा है हंस पत्रिका के, प्रेमचंद हैं कि जयशंकर प्रसाद की राजेंद्र यादव की मार्कंडे। तो ये हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे, प्रेमचंद जी थे। हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद है, तो यहाँ पे संस्थापक संपादक दोनों थे। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 तत्कालीन साहित्यिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। कथा साहित्य के अतिरिक्त इसमें उच्च कोटि की कविताएं, एकांकी, निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, इनको ध्यान देना है, और अमृत राय, ये अमृत राय हैं, आदि ने हंस का संपादन किया। इस युग का यह एक जागरूक मासिक पत्र था। और राजेंद्र यादव को भी ध्यान देना है कि वो भी इसका संपादन किए थे, ठीक। 2013 तक प्रश्न बन चुका है। अब देखिए 46वां प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक तो सन 1936, 43, 36 दो बार दे दिया है, 1936 3 बार दे दिया है। देखिए 1943 जो है, ठीक, यही सही है। 43, 51, 59 और 79 4 है तार सप्तक। देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। हिंदी साहित्य में 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के संपादकत्व में कवियों की कविताओं का एक संग्रह, 7 कवियों की कविताओं का संग्रह, ठीक, तार सप्तक नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसके संपादक कौन थे, अज्ञे जी थे, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए इसमें कौन कौन लोग थे। इसमें प्रवृत्तिगत साम्य की अपेक्षा पारस्परिक वैषम्य का प्रधान है। इसमें 7 कवियों, मुक्तिबोध। कैसे कवियों को याद किया जाएगा, तो कवियों को याद करने का एक आसान तरीका है, देखा जाए, ठीक, 3 सप्तक के चारों सप्तकों की ट्रिक है, लेकिन देख लिया जाए इसको। ऐसे देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ये मु ने गिरा प्रभा, ठीक, ऐसे है, गिरा और ये प्रभा। तो देख लीजिए कैसे कैसे कौन कौन है। तो देखिए अ से अज्ञे हो गए, ठीक, मुँह से मुक्तिबोध हो गए, और ने से नेमिचंद जैन हो गए,
और गी से गिरिजा कुमार माथुर हो गए, और रा से रामविलास शर्मा, ठीक। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो इसको बस याद कर लीजिए, अमू ने गिरा प्रभा, और सब सातों कभी याद हो जाएंगे। अमू ने गिरा प्रभा, तो गिरा प्रभा तो याद ही हो जाएगा, अमू याद कर लीजिए, तो अज्ञेय और मुक्तिबोध, ठीक। तो मुक्तिबोध कौन कौन है? नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय की कविताओं का संग्रह हुआ। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक एवं 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। अज्ञेय के प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं, तो अब अज्ञेय जी के कौन कौन से प्रकाशित काव्य ग्रंथ हैं, इसको देखा जाए। इनको भी ज्ञानपीठ मिला है। भग्नदूत है, चिंता है, ठीक। इत्तेलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, यहाँ पे करुणा प्रभामय कहीं कहीं मिलता है। आंगन के पार द्वार जो है, इस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, और सुनहले सवाल। और ज्ञानपीठ इनको मिला है कितनी नाव में कितनी बार पे, ठीक। अब देखिए 1978 में मिला है। अब देखिए 47वां प्रश्न, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक का संकलन के रचयिता है। तो दिनकर, निराला, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी पढ़े हम लोग, अज्ञेय जी की रचना है, ठीक। अब देखिए हरी घास पर क्षणभर शीर्षक का संकलन के रचयिता अज्ञेय जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं, तो भग्नदूत है, चिंता है। तो ये दोनों छायावादी कविताएं, छायावादी कविताएं मतलब कि पहले की लिखी, 1936 से पहले की लिखी गई होंगी। इत्तेलम है, बावरा अहेरी है, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार पे साहित्य है, कितनी नाव में कितनी बार पे ज्ञानपीठ है 1978 में। सागर मुद्रा है, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया। असाध्य वीणा इनकी लंबी कविता है, जो जापानी लोक कथा पर आधारित है, ठीक। इसमें प्रियंबद पात्र रहता है ना, केशकम्बली, और लंबी कविता है ही। इन्होंने दिनमान, देखिए कौन कौन सी पत्रिका के संपादन किए थे, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। दिनमान पत्रिका, प्रतीक, और एवरीमैन से इंग्लिश में रही होगी, ठीक है। नव भारत टाइम्स, तो हम लोग को हिंदी को ध्यान देना है। तार सप्तक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक भी। आदि पत्रों का संपादन भी किया। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका। तुलसीदास 1938 में है, ठीक। कुकुरमुत्ता 42 में है। बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, ये अपनी पुत्री के शोक में लिखे हैं। आराधना है, और गीत गुंज है, तथा अपरा, जूही की कली जो है, इनकी पहली कविता है। यही ले महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ ले गए थे, तो वो अपनी सस्ती में इसको नहीं छापे, अश्लीलता का आरोप लगा दिए, ठीक है। तो फिर अपनी पत्रिका निकाले, उसमें छापे इसको। राम की शक्ति पूजा है, ये बंगला के कृत्तिवास रामायण पे आधारित है, ठीक है। आधारित मतलब उसी का प्रभाव है, आधारित नहीं पूछता है, प्रभाव पूछता है। तो राम की शक्ति पूजा है, ठीक। आदि दिनकर की प्रमुख, अब देखिए इनकी निराला की रचनाएं होंगी। अब दिनकर की देखिए जाए रचनाएं, दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। तो उर्वशी पे इनको ज्ञानपीठ मिला है, ठीक। अब देखिए आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा कितनी बार पूछा हुआ है ये, विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ और रमेशचंद शाह। तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक। जीवनी है। आवारा मसीहा नामक कृति विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है एक बार कि इसमें किसकी जीवनी है आवारा मसीहा में, तो शरद चंद्र की जीवनी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। जो ये इनको प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दिए थे ना, कहे थे कथा सम्राट उनको शरद चंद्र कहे थे प्रेमचंद को, ठीक। अब देखिए इसके अलावा विष्णु प्रभाकर ने समाधि, ये इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। समाधि नाटक, डॉक्टर, युगे हुए क्रांति, टूटते परिवेश नामक नाटक, तथा अर्धनारीश्वर, इस नाम से 2 लोग रचना किए हैं। ये भी प्रश्न बन चुका है कि अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोग रचना किए हैं, कौन कौन किए हैं। तो ये इनका है, दिनकर जी का निबंध है, और इनकी भी रचना है, ठीक। इनका उपन्यास है। तट के बंधन, निशिकांत आदि उपन्यासों की रचना की है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध, पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा। तो ये अंधेरे में जो है कविता, इसी की रचयिता हैं मुक्तिबोध। ये अंधेरे में जो कविता है ना, पहले छपी थी आशंका के दीप अंधेरे में नाम से, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से 1964 में। और किस पत्रिका में छपी थी, कल्पना पत्रिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका डेट और किस नाम से थी ये भी ध्यान देना है। अब देखिए, अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो मुक्तिबोध की लकड़ी का रावण ये रचना इनकी ब्रह्म राक्षस है। वह अंधेरे में सही अर्थों में लंबी कविता की अनिवार्य आवश्यकता को पूरी करती हैं। तो मुक्तिबोध की कविताएं ज़्यादातर लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी रहती हैं कविताएं इनकी। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश महाप्राण निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं बादल राग से हुआ। लहर में प्रसाद जी की 4 आख्यानक कविताएं भी हैं जिनके नाम हैं। तो लहर 1933 है, प्रसाद जी की रचना, जयशंकर प्रसाद। तो उसमें 4 कविताएं संकलित हैं, ये भी पूछ लेगा, कभी प्रश्न नहीं बना होगा तो पूछ लेगा। तो कौन कौन सी हैं? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि और अशोक की चिंता। ठीक, आशा द्रविड़ अज्ञे की रचना है। तो आशा द्रविड़ तो हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं कि जापानी लोक कथा पर आधारित है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद भी 3 उपन्यास लिखे थे। ठीक, तो कौन कौन है उसमें से? एक अधूरा है तो मंगलसूत्र है, तितली है, इरावती है, कंकाल है। तो कंकाल, तितली, इरावती, ठीक है। तो इरावती अपूर्ण है, ठीक ना, और मंगलसूत्र अपूर्ण है, लेकिन ये प्रेमचंद की रचना है। देखिए, फंसाने के लिए दिया है मंगलसूत्र को यहाँ पे। तो जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण या अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। तितली और कंकाल प्रसाद की ही औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली में ग्रामीण एवं कृषक जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है। कंकाल में प्रसाद ने समाज का त्याज, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा है कही है। ठीक है, मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। अब देखिए आगे, ये बावन दास लिखा है, लेकिन उपन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा बावन दास है। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है कि परती पर कथा का है कि बलचनमा कि मैला आंचल का है? तो ये मैला आंचल का है। 1954 में रेणु जी लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास रहा मैला आंचल। तो इसमें का पात्र है बावन दास। ठीक, लक्ष्मीदासीन है और प्रशांत है, कमली है, सब पात्र हैं। बावन दास मैला आंचल नामक उपन्यास का पात्र है। मैला आंचल में पूर्णिया है, यहाँ पे पूर्णिया है। ठीक, पूर्णिया जिला बिहार के मेरीगंज नामक स्थान को कथानक का क्षेत्र चुना गया है। इसमें बावन दास को गांधीवादी पात्र के रूप में उभारा गया है। तो ये भी ध्यान देना कि ये गांधीवादी पात्र रहता है। ठीक, लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जो आंचलिक है। इनके अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। गोदान प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक, धनिया, होरी, झुनिया सब पात्र हैं इसके। तथा बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास है। तो बलचनमा हो गया ना, वरुण के बेटे, ये सब नागार्जुन का उपन्यास है। ठीक, अब देखिए 52 नंबर का प्रश्न क्या है? तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो तीसरी कसम जो मारे गए गुलफाम नाम से कहानी लिखे थे रेणु जी। तो इस पे एक पिक्चर भी बनी। तो कौन, यही पूछा है किसकी कहानी है, ये पूछ दिया है। प्रेमचंद है, फिर फणीश्वरनाथ रेणु हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, चंदन कुमार हैं। तो ये रेणु जी की रचना है। ठीक, तीसरी कसम। और कौन बनाया था? तो इसका निर्देशन जो किए थे तीसरी कसम का, बासु भट्टाचार्य, और ये निर्माता इसके थे शैलेंद्र। ये भी ध्यान देना, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, बिहार में शायद पूछ देगा क्योंकि बिहारी के थे ना रेणु जी। अब देखिए, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से, पटना से, कानपुर से, दिल्ली से। तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक, भारत मित्र नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह पत्र तिलक की प्रखर राजनीतिक का समर्थक पत्र था। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। यह द्विवेदी युग में एकमात्र उल्लेखनीय दैनिक पत्र था जिसके संपादक अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने 1919 ईस्वी में उससे संबंध विच्छेद कर लिया और लक्ष्मण नारायण गर्दे उसके संपादक नियुक्त हुए। तो भारत मित्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है पत्र। ठीक, भारत मित्र का प्रकाशन 1935 ईस्वी तक हुआ। यह हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक था और अपनी सीमाओं के बावजूद इसे हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो देखिए नीचे जो लाइन लिखा है कि इसे हिंदी में दैनिक पत्रों की परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय प्राप्त हुआ, ये ध्यान देना है भारत मित्र को। ठीक, अब देखिए, राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो दोनों लोग मिल के उपन्यास लिखे, एक सारा आकाश, आपका बंटे और मुर्दासराय, 1 इंच मुस्कान। तो जो 1 इंच मुस्कान है इसी को ये लोग साथ में लिखे 1963 में। ठीक है, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी द्वारा
संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान है। 1 इंच मुस्कान खंडित व्यक्तित्व वाले आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी है। राजेंद्र यादव के अन्य उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग आदि। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यास हैं आपका बंटी। आपका बंटी तो इनका बहुत प्रसिद्ध रहा। इसमें बंटी नाम का एक पात्र रहता है, ठीक। उसकी माता जी रहती हैं शकुन, ठीक है। तो ये स्टोरी है इसमें एक बालक की जिसके माता पिता का तलाक हो गया है। स्वामी और महाभोज, ये महाभोज राजनीतिक उपन्यास है इनका। अब देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है। ये पूछ रहा है कुबेर नाथ राय की है कि हरिवंश राय बच्चन की है कि महादेवी वर्मा की है कि शिव प्रसाद सिंह की है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। देखा जाए, आत्मकथा जगत में अब तक सर्व प्रशंसित, प्रसिद्ध एवं पुरस्कृत आत्मकथाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर, ठीक, और बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। नील का निर्माण फिर नाम से इनकी कविता भी है, नील का निर्माण फिर नाम से, ठीक है। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे प्राप्त हुआ ये भी देख लिया जाए। उर्वशी पे, कुरुक्षेत्र पे, सामधेनी पे, हुंकार पे। तो इनको उर्वशी पे मिला था, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसका याद करने का एक आसान ट्रिक है। ची उ की या, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए, ची से चिदम्बरा, ये पंत जी को, ये 1968 में इनको मिला, ठीक है। उ से उर्वशी हो जाएगा, ये मिला दिनकर जी को 1972 में। और की से कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे जी को 1978 में। और या से यामा है, ये महादेवी वर्मा को मिला 1982 में। तो ये 4 लोग जो हैं इनको मिला, इनकी रचनाओं पे मिला। इसके बाद ख़त्म हो गया ये। उसके बाद किसी विशेष रचना पे नहीं मिलता था, उसके बाद सारे साहित्य में मिलता था, ठीक। तो ये ची यू की है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखा जाए, नरेश मेहता को मिला 1992 में, तो संपूर्ण साहित्य में मिलने लगा उसके बाद, ठीक। तो इनको उर्वशी मिला है। उर्वशी दिनकर की नवीनतम प्रबंध कृति है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। इसमें कवि ने उर्वशी एवं पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इसमें कर्ण के बारे में है, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा है, भारत चीन युद्ध पे है, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, हारे को हरिनाम है, हारे को हरिनाम है, सीपी और शंख है, आत्मा की आंखें। तो सीपी और शंख और आत्मा की आंखें दोनों अनुदित है, ठीक है। और रश्मिलोक जो है ये कविता संकलन इनका है। संस्कृत के 4 अध्याय तथा, ये संस्कृति के 4 अध्याय है, ठीक, संस्कृत नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय, इस पे साहित्य अकादमी इनको मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय तथा शुद्ध कविता की खोज, दोनों गद्य रचनाएं हैं। बुद्ध देव, कला, तीर्थ, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश, ये इनकी कविताएं हैं। अब देखिए, 57वां प्रश्न क्या है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो छायावाद में लोग थे ना, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त। तो सुमित्रानंद पंत जो हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ये तीनों छायावाद के हैं, ये द्विवेदी युग के हैं। तो देखिए आगे, प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत की बाद की रचनाओं में स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के आध्यात्म का प्रभाव है। निराला पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। प्रसाद पर शैव दर्शन का प्रभाव है। देखिए, प्रसाद क्या है, शैव दर्शन का प्रभाव पड़ा, ये भी प्रश्न पूछ लेगा। जबकि महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, ये भी ध्यान देना है कि महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। और मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे, ठीक। साकेत नाम से लिखे, रचना 1931 में। अब देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजक द्वारा लिखित है। तो ये भी आंचलिक उपन्यास कर रहे हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल और पुनर्नवा। तो आधा गांव जो है इसमें, इसी में गंगौली गांव का वर्णन मिलता है। ये हमेशा पूछता है कि किसमें गंगौली गांव का वर्णन मिलता है। तो आधा गांव में, ठीक। काला जल तो सानी की रचना है। पुनर्नवा ये बाड़बड़ की आत्मकथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक। तो राही मासूम रजक द्वारा लिखित और सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है।
इसे आंचलिक उपन्यास की अभिधा प्राप्त है। उपन्यास में हिंदू मुसलमान के विभाजन की कहानी है। नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। काला जलसानी का प्रमुख उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। ठीक, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। 4 ही उपन्यास लिखे, बहुत प्रसिद्ध लेकिन लिखे हैं। अब देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक उपन्यास। तो यहाँ पे आत्मकथा देख के कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये उपन्यास है। ठीक, अब देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसकी कथा वस्तु बाढ़ की कादम्बरी और हर्षचरित से संग्रहित है। इनके अन्य उपन्यासों में चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी प्रमुख हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो डेट भी ध्यान देना है इसका कि 1946 है। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। ठीक, चंद्रावली। ठीक है, चंद्रावली नाटिका 1876 के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यह एक नाटक है। आलोच्य युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्होंने अनुदित एवं मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है। तो विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन, ठीक, ये सब अनुदित है इनका। धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, और सत्य हरिश्चंद्र, विशेष विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, ठीक, और नील देवी, अंधेर नगरी से मौलिक है, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी इत्यादि। अब देखिए, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी ये पूछ रहा है। इसमें कविता प्रतियोगिता थी कि पत्रिका थी कि नाटक प्रतियोगिता थी कि साहित्यिक संस्था थी? तो एक पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक, कवि वचन सुधा क्या थी? पत्रिका थी। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी जिसको भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में निकालना आरंभ किए इसको 1868 में। ठीक है, इसके 5 वर्ष बाद 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, यहाँ पे मैगनीज गलत लिख दिया है, नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो ये एकदम ध्यान देना है, प्रश्न बन सकता है क्योंकि अंदर थोड़ा घुस गया इसमें। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से एक पत्र निकालते हैं, मासिक पत्र। ठीक, उसके 8 अंकों के बाद उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है। ठीक है, शुक्ल ने लिखा है, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाला बोधिनी पत्रिका निकाली। ठीक, इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिका निकाली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 3 पत्रिका निकाले थे। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो हम लोग शुरू से ही पेपर हल करते आ रहे हैं। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं तब हम कहते हैं कि 3 से 20 तक किए हैं सरस्वती का संपादन। तो हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि आसान पेपर बच जाएगा तो काम हो जाएगा। तो सन 1900 से सन 1901 से, सन 1903 से, सन 1914 से, तो 1930 3 से किए थे। ठीक, 3 से 20 सरस्वती का संपादन 3 से 20 किए थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1930 3 ईस्वी से में शुरू किया और सन 1920 ईस्वी तक उसका संपादन करते रहे। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इनकी कविताएं उतनी फेमस नहीं है, लेकिन मंजूषा, सुमन, ये सब ध्यान देना है 3-4। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ठीक, इस नाम से पद्माकर की भी एक रचना है गंगा लहरी नाम से। ठीक है, और ग्वाल लिखे हैं यमुना लहरी। तो गंगा लहरी, यमुना लहरी ध्यान देना है। तो गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऋतु तरंगिणी और कुमार संभवसार आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। अब देखिए आगे, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक, तो मिलान क्या करना है इसमें कि दिया है कि किसकी रचना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शेखर एक जीवनी ये भी उपन्यास है, अज्ञेय जी का है। आधे अधूरे नाटक है, ये मोहन राकेश जी का नाटक है। इसको मील का पत्थर भी माना जाता है। ठीक, इसमें सावित्री पात्र है ना आधे अधूरे में। ठीक, अब देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला है।
तो बाण भट्ट की आत्मकथा अजय प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। शेखर एक जिनिया का उपन्यास है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है तथा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचना है। अब देखिए 64वां प्रश्न, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? तो शायद ये भी प्रश्न टीजीटी में पूछ दिया है। कितना रिपीट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कितना रिपीट हो रहा है। नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, इनमें से किसी का भी नहीं। तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का जयघोष करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने प्रताप और प्रभा नामक पत्रों का संपादन किया। कर्मवीर का भी संपादन किया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, जिसमें साहित्य अकादमी मिला, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हीं को मिला। ठीक, हिम किरीटनी, युगचारण, समर्पण, माता। अब देखिए प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन थी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो कफन जो है 1936 इनकी अंतिम कहानी थी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, जो सन 1936 में लिखी गई थी। यही वर्ष प्रेमचंद की मृत्यु का भी समय है। ईदगाह, बड़े घर की बेटी भी 1936 के पहले लिखी गई थी। और इनका अंतिम उपन्यास 1936 में गोदान है। ठीक, और अंतिम कहानी कफन है 1936, वो भी है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो द्विवेदी युग में कि छायावाद में कि प्रगतिवाद में कि प्रयोगवाद में? तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युग में तीव्रतात्मकता है। ठीक, अब देखिए आधुनिक काल में छायावाद की काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं। तो कौन, किसको ज्ञानपीठ नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, इनको तो मिला ही है उर्वशी पे। ठीक, और उर्वशी पे कब इनको मिला? 1972 में। जयशंकर प्रसाद इन्हीं को नहीं मिला है। ठीक, और सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले मिला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 1968 में चिदम्बरा पे। नरेश मेहता को 1992 में मिला संपूर्ण साहित्य पे। ठीक, अब देखिए रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। तो जैसी का अनुकरण किए थे। दोहा चौपाई शैली है कि बरवे शैली है कि मसनवी शैली है कि उपयुक्त सभी है? तो ये दोहा चौपाई शैली है। ठीक, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है। तो अवधी भाषा में लिखा गया तुलसीदास कृत रामचरितमानस नामक महाकाव्य दोहा और चौपाई जैसे छंदों में रचित होकर सामने आया। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं रामलला नाछू, पार्वती मंगल। तो ये हम बताए ही थे कि कौन ब्रज है कौन अवधी है उसका ट्रिक। ठीक, तो राम जिसमें राम आ जाएंगे वो हो जाएगा अवधि में। तो रामलला नाछू, पार्वती मंगल ये भी अवधि में ही है। जानकी मंगल ये भी अवधि में। बैराग्य रामायण, बरवे रामायण है। ठीक, सॉरी बैराग नहीं है, बरवे रामायण ये भी अवधि में। वैराग संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न है। कवितावली ये ब्रज में है। दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? बिहारी रीतिबद्ध हैं कि रीति सिद्ध हैं कि रीति मुक्त हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी सिद्ध हैं। ध्यान देना कि बिहारी क्या है? सिद्ध हैं, प्रसिद्ध है ना। ठीक, रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है। रीतिबद्ध, इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है। जैसे केशव हो गए। ठीक है, रीतिबद्ध में आ जाएंगे। ये लोग आचार्य थे, जो रीतिबद्ध में जो लोग थे वो लोग आचार्य थे। तो आचार्य केशव दास हो गए, पद्माकर हो गए, मतीराम हो गए, ये सब हो गए। रीति सिद्ध में इसमें वे कवि आते हैं जो लक्षण उदाहरण की पद्धति प्रकट रूप में तो नहीं अपनाते, किंतु रचना करते समय उनका ध्यान रखते हैं। बिहारी जो है ऐसे कवि हैं। अब रीति मुक्त में कौन कौन है? इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की न तो पद्धति अपनाते हैं और न उनका ध्यान रखते हैं। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक, अब देखिए 70वां प्रश्न। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे कौन थे? महाराणा प्रताप थे कि राणा सांगा थे कि छत्रसाल थे कि संभाजी थे? तो छत्रसाल थे। ठीक, ठीक है, छत्रसाल के थे। अब देख लीजिए भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले छत्रपति शिवाजी थे और दूसरे छत्रसाल थे। चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। तो किसने दिया? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। ठीक, घनश्याम की पतिराम इनका शायद मूल नाम बताया जाता है। तो भूषण की उपाधि इनको कौन दिया? रुद्रशाह सोलंकी। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने शिवराज भूषण ये अलंकार ग्रंथ है और शिवा बावनी की रचना की तथा छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने छत्रसाल दशक की रचना की।
यही कहते हैं ना कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, ठीक। तो यही कहते हैं भूषण ही। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। अब देखिए 71वां प्रश्न क्या है, इसमें मिलान करना है। तो आदिकाल है, इसके कवि कौन है, भक्तिकाल रीतिकाल। तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो और विद्यापति हैं, ठीक। तो अमीर खुसरो इसमें दिया है। भक्तिकाल के कवि कौन है, ये जायसी हैं, ठीक, सूफी में आते हैं। और रीतिकाल के कवि कौन है, आलम है, बोधा आलम, ठाकुर द्विजदेव, ये सब रीति मुक्त में आते हैं। और आधुनिक काल के कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग में आते हैं। तो आदिकाल के कवि अमीर खुसरो हैं, भक्ति काल के कवि जायसी हैं, रीति काल के कवि आलम हैं तथा आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछ रहा है, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपयुक्त सभी। देखिए कितना फंसाने वाला प्रश्न है, उपयुक्त सभी दे दिया है। इसको थोड़ा सा भी नहीं आएगा वो इसको लगा देगा। तो तुलसीदास हैं, ये ब्रजभाषा में भी लिखे हैं, अवधी में भी लिखे हैं, दोनों में लिखे हैं। सूरदास तो ब्रज में ही लिखे हैं, घनानंद भी ब्रज में ही लिखे हैं। तो अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किया है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण और रामरावण अछू, ये सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। तो राम जानकी जिसमें आ रहा है क्या है, अवधी में है। तथा वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ये बस इनका अपवाद में एक है। रामाज्ञा प्रश्न को ध्यान देना कि ज्योतिष ग्रंथ है और ये ब्रज भाषा में है। कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। सूरदास एवं घनानंद ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं। अब देखिए 73वां प्रश्न क्या है, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं। तो इन लोगों का समय ध्यान देना है। ये तुलसीदास हैं, 1532 में इनका जन्म हुआ। सूरदास ने 1478 में जन्म हुआ। बिहारी का 1595 में हुआ। विद्यापति का 1660 में भी हुआ। कहीं कहीं 1655 में मिलता है, ठीक। 1600 कह रहा हूँ, सॉरी, 1355, 1360। तो ये सबसे पुराने यही हो जाएंगे। और इन लोगों का काल भी निर्धारित कर लीजिए कि इसमें आदिकाल में कौन आता है, भक्ति काल, रीति काल, ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी माना जाता है। सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी माना गया है। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था तथा बिहारी का समय 1595 से 1663 माना गया है। देखिए इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था और आलम की प्रेमिका का नाम सुभान था, ठीक। ध्यान देना है, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। घनानंद की कविता सुजान शब्द का, घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए है जो उनकी प्रेयसी थी। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेलवल्ली और कृपाकांड। तो ये घनानंद जो थे मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में थे, ठीक, ये भी ध्यान देना है। अब 75वां प्रश्न क्या है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। तो शायद रसखान पे लिखे हैं, ये रसखान को ध्यान में रख के, ठीक है। अब देखिए द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा द्विवेदी युग का नामकरण। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तब ये प्रश्न बनता था, ठीक। बोर्ड का क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड। अब देखिए हिंदी कविता की श्रृंगारिकता से, राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वतंत्रता के द्वार पर ला खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग उचित ही है। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इन्होंने ही सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था। तो द्विवेदी को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और भारतेंदु को पुनर्जागरण काल। डॉक्टर नागेंद्र का है ना। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य का सबसे पहले इतिहास किसने लिखा, गारसा दत्तासी ने लिखा। ईश्वर दयाल तिरुत्तुर वाला जो है सबसे कठिन रचना, जिसको माना जाता है कि वो अगर याद हो गया तो कोई भी रचना याद हो जाएगी, ठीक। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच के थे, ठीक।
गार्सा द तासी फ्रांस के थे, मतलब तो फ्रेंच भाषा हो गई। तासी का ही समझा जाता है जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। तासी की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज है, और मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम मिश्र बंधु विनोद है, तथा शुक्ल की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक। तो ये सबसे प्रसिद्ध यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, सब लोग पढ़ते भी हैं इसको। अब देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, फिर वही पूछ दिया। ठीक। गार्सा द तासी, जॉर्ज गियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है ये दोनों। देखिए, गार्सा द तासी की रचना है ये, इस्तवार द ला लिटरेचर। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी हैं। ठीक। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये इसके बारे में कि 1888 में इसका हुआ। इसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में पहला इतिहास कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बन जाएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये है। ठीक। ग्रियर्सन की पुस्तक का अनुवाद डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। अब देखिए 79वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो शुक्ल जी का काल विभाजन पूछ रहा है। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक, सन 1050 से सन 1375 ईस्वी तक, तो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। तो ध्यान इसमें ये देना है कि ये सन दिया है, समय तो वही है लेकिन सन दे दिया है, यही गड़बड़ कर दिया है। तो विक्रम संवत ज़्यादातर समय दिए हैं ना शुक्ल जी, सब विक्रम संवत में ही दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1050 से 1375 तक। इसके आगे अब नहीं है क्या 79? देखा जाए अब तो इसके नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है, जबकि भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने विक्रम संवत 1375 से यहाँ पे 1700 रहेगा। ठीक है, 700 दे दिया है। 1375 से 1700 तक रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 तक, तथा आधुनिक काल की समय सीमा विक्रम संवत 1900 से आज तक स्वीकार किया है। ठीक है, तो शुक्ल जी का काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल वीरगाथा काल से पूर्व अपभ्रंश काल का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है, जिसमें सिद्धों, नाथों और जैन धर्मों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए 80वां प्रश्न क्या है। 80वां प्रश्न पूछ रहा है कि आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो परमाल रासो जो जगनी की रचना है, यही आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। उत्तर प्रदेश में आलखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है, वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। यह रासो लोक गेय काव्य था। ठीक, ये क्या था, लोक गेय काव्य था। और एक विशल देव रासो है, वो गेय काव्य है। परमाल रासो के रचयिता जगनिक को माना जाता है। कुमार रासो के रचयिता दलपत विजय है। हमीर रासो के रचयिता सांगदर को माना जाता है। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह को माना जाता है। अब देखिए 81वां प्रश्न, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। तो ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, ये संत साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ठीक है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा नाम रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जबकि संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। आचार्य हजब सद्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया है। अब 82 नंबर देखा जाए, क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सूरदास, मलुकदास, नंददास, चित्तस्वामी। तो नंददास भी हैं, मलुकदास, ये मलुकदास जो हैं यही नहीं है। ठीक, सूरदास भी हैं, नंददास भी हैं, चित्तस्वामी भी हैं, मलुकदास नहीं है। अब देखा जाए, मलुकदास संत का परंपरा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान बोध, रत्न खान, इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं।
प्रसिद्ध नहीं है मतलब कि पूछी जाती हैं, ये मतलब है। ज्ञानबोध है, रत्नखान है, भक्तवत्सावली है, भक्त बिरुदावली, पुरुष विलास, दस रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलजवानी, रामावतार लीला आदि। अष्टछाप की स्थापना संवत 1622 ईस्वी में गोसाई विठलनाथ ने की थी। ठीक, इन 8 कवियों के नाम हैं। कुंभन दास सबसे बड़े थे, फिर परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न क्या है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं तो अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन कौन किया? अमीर खुसरो किए। ठीक, अमीर खुसरो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, तूतीय हिंद। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन या मुनुद्दीन लिखा है ना, यमीनुद्दीन कहीं रहता है, खुसरो था। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, खालिक बारी, हालात कन्हैया और नजराने हिंदी। तो खालिक बारी कोश ग्रंथ है। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक थे तो कौन थे? रामानंद थे कि वल्लभाचार्य थे कि रामानुज थे कि विठलनाथ थे? तो ये विठलनाथ जो थे वल्लभाचार्य के पुत्र थे, यही स्थापना किए अष्टछाप की 1565 ईस्वी में। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ थे। इन्होंने 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अन्य 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। तो इनको लेकर के अष्टछाप की स्थापना किए। अब देखिए आज का हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं। तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रैदास हैं, केशवदास हैं। तो कृष्ण गीतावली लिख के कन्फ्यूजन करना चाह रहा है कि कृष्ण आ गया तो तुलसीदास कैसे लिख सकते हैं? तो लेकिन तुलसीदास ही लिखे हैं, जिसको पता है उसको पता है। ठीक, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके छोटे बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, इसमें 7 कांड हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली, ज्योतिष ग्रंथ है, विनय पत्रिका और सभी बड़े ग्रंथ हैं तथा राम ललन अछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। तो ये सब तो पूरा हो गया आज हम लोग का 2002 का पेपर। ठीक, अब इसके बाद देखा जाएगा इसके आगे का जो पेपर होगा। तो आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।